बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 9288 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, कल आर्मी चीफ ने ये ऐलान कर दिया कि जो लोग 9 मई के सानहात में मुख्तलिफ वाक़यात में मुलव्विस रहे हैं उनके खिलाफ आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई शुरू हो चुकी है। अब ये वो मामला है जिस पे हमने बहुत सारी सियासी जमातों से, सियासतदानों से इनफैक्ट ये सुना कि ये मिलिट्री कोर्ट्स हैं, ये फौजी अदालतें जो हैं वो हमें कबूल नहीं हैं और ये सिविलियंस का ट्रायल जो है वो ATC की अदालतों के अंदर या बाकी कोर्ट्स के अंदर होना चाहिए, जो सिविल कोर्ट्स हैं उनमें जो है वो ट्रायल होना चाहिए। लेकिन इस पर वजाहत आई हुकूमत की तरफ से और बताया गया कि जो लोग सिविल तनसीबात पर हमले में मुलव्विस हैं उनका ट्रायल तो ATCs में या फिर सिविल कोर्ट्स के अंदर ही होगा, लेकिन जो लोग मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले में मुलव्विस हैं वो आर्मी एक्ट के तहत उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। अब इसमें अगर हम देखें तो 9 मई के मुख्तलिफ वाक़यात में जो पूरे मुल्क में जहाँ जहाँ भी हुए हैं उसमें मुलव्विस जो शरपसंद हैं उनकी तादाद तकरीबन 4000 तक पहुँच चुकी है और ये वो लोग हैं जिनके हवाले से बाकायदा वजाहत के साथ ऐलान हुआ है कि इनके खिलाफ कार्रवाई होगी और इस दफ़ा किसी को नहीं बख्शा जाएगा। वो लोग जिन्होंने हमला किया, जिन्होंने उकसाया, जो लोग सहूलतकार मौजूद रहे, इन तमाम के खिलाफ। साथ ही एक और चीज़ जो हम देख रहे हैं कि बहुत सारी ऑडियो लीक्स का सिलसिला जो है वो जारी है। कल हमने तफसीलन बात की थी, जो खान साहब की एक जूम मीटिंग जो है वो सामने आई थी एक कांग्रेस वुमन के साथ, जिसमें वो US से मदद मांग रहे हैं। इनफैक्ट वो US जिसके हवाले से उन्होंने एक पूरा नैरेटिव जो है वो बनाया कि अमेरिका मुलव्विस रहा उनकी हुकूमत के खात्मे में, लेकिन अब उससे हमें एक बाकायदा तौर पे यू टर्न नज़र आ रहा है। इसके अलावा भी जो ऑडियोज़, स्पेशली वो ऑडियोज़ जो कि अदालतों से, जजेस से या उनके फैसलों से रिलेटेड हैं, उस पर जो जुडिशल कमीशन बना है जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब की सरबराही में, जिसमें एक इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, बलूचिस्तान हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस शामिल हैं, इनका क्या नतीजा निकल सकेगा। आज भी मैं देख रही थी कि वज़ीर दिफा ने कहा बड़े वजाहत के साथ कि ये बहुत अच्छा हुआ है और ये तमाम चीज़ें जो हैं वो सामने आ जाएंगी, इसमें जो लोग मुलव्विस हैं। PTI की तरफ से इसके टर्म्स ऑफ रेफरेंस पर एतराज़ हुआ और ये कहा गया कि सबसे पहले तो ये देखा जाना चाहिए कि ये गैर कानूनी तौर पे ऑडियोज़ टैप करता कौन है, ये रिकॉर्ड किसकी तरफ से की गई हैं और फिर इनको लीक जो है वो कौन करता है। इस पे आज वज़ीर दाखिला ने जवाब दिया है कि जी कमीशन जो बना है, जुडिशल कमीशन, ये 3 रुकनी, ये इसके पास इख्तियार है, ये तहकीकात कर सकेगा कि इनको रिकॉर्ड कौन करता है और इस तरीके से लीक कौन करता है। तो ये भी एक चीज़ जो है वो सामने आ गई है, ये भी तय हो जाना चाहिए। फिर कुछ कयास आराइयाँ जो इस्लामाबाद में चल रही हैं मुख्तलिफ जजेस की मुलाकातों के हवाले से, वो क्या वाकई एक मामूल की मुलाकात उसको देखा जाए या उसके पीछे कोई गैर मामूली अहमियत जो है वो ये मीटिंग्स रखती हैं, जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 5 जजेस पहले चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट से मुलाकात करते हैं, उसके बाद उनकी अलग मुलाकात जो है वो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब से होती है और ये वो मुलाकातें हैं जिसमें इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस जो हैं वो शामिल नहीं रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के 9 मई के बाद से हम देख रहे हैं कि बहुत तेज़ी से एक के बाद एक जो लोग हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या तो छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं 9 मई की मजम्मत करते हुए, या फिर वो सियासत से ही दस्तबरदार हो रहे हैं। और आज ऐसी ही एक और विकेट जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की गिरी है वो उनके कराची के सदर हैं आफ्ताब सिद्दीकी साहब, जो MNA भी हैं, उनका या रहे हैं या इस्तीफ़ा दे चुके हैं, जो भी कहिए, लेकिन उन्होंने आज ऐलान किया कि वो सियासत ही छोड़ रहे हैं। सो ये सिलसिला भी जारी है जिस पर खान साहब इल्ज़ाम लगाते हैं कि ये उनकी पार्टी को ख़त्म करने की कोशिशों में से एक कोशिश है और इंतखाबात उसी वक्त करवाने का इरादा है जब उनकी पार्टी यकीन हो जाएगा कि ख़त्म हो गई है। इसमें कितनी सदाकत है, इन तमाम चीज़ों के हवाले से बात करेंगे। साबिर शाकिर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर सहाफ़ी हैं, तज्ज़ियाकार हैं। आज हमारा पैनल जो है वो सिर्फ हमारे एनालिस्ट पर मबनी है और उन्हीं का तज्ज़िया जानेंगे। मोहसिन बेग साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार, और ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं, माहिर हैं दिफाई और सियासी उमूर के। आप सबको प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। मोहसिन बेग साहब, ये बताइए
कि ये जब कल से ऐलान हुआ है, हम तो खैर 9 मई के बाद मुख्तलिफ ओकेजन्स पे हुकूमत से वज़रा से सबसे सुन रहे थे कि ये कार्रवाई होगी। NSC की मीटिंग में जिस तरीके से डिसीजन लिया गया, फिर उसको काबीना ने एंडोर्स किया कि आर्मी एक्ट और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत कार्रवाई होगी। लेकिन कल जब आर्मी चीफ ने ये बता दिया कि इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई शुरू हो चुकी है, तो उसके बाद एक अलग किस्म का क्रिटिसिज्म जो है वो हमें देखने को मिला। सो आप समझते हैं कि इसके अलावा वाकई कोई और चारा नहीं था, इन अनासर से इसी तरीके से निपटना नागुज़ीर हो गया था? बहुत शुक्रिया सादिया। बेसिकली आप 9 मई के इवेंट्स को देखिए और उसके थोड़ा सा पीछे जाइए तो आपको लगेगा कि खान साहब और उनके जो पार्टी में लोग थे, उन्होंने जिस तरीके से आवाम को इतने अरसे में हमारी सिक्योरिटी इस्टेब्लिशमेंट और हमारे जो कौमी सलामती के इदारों के खिलाफ उकसाया, एक पूरा प्लान करके, ये कोई एक 9 मई वाले दिन ये वाकया नहीं हुआ, ये पूरा प्लान था, उनको बताया गया था। आप इनकी ऑडियो सुन लीजिए जिसमें वो कह रहे हैं कि आपको पता है कि आपके टारगेट कौन कौन सी जगह हैं, और ये अब इतना कुछ इन्होंने जो किया और जिस तरीके से डैमेज किया गया और जिस तरीके से यंग जनरेशन को आर्मी के खिलाफ खुसूसन इतना प्रोपेगेंडा, जहरीला प्रोपेगेंडा किया गया और उसका नतीजा आपने देख लिया। और मैं ये समझता हूं कि इसके अलावा कोई चारा नहीं। जो लोग इस वाकये में इन्वॉल्व थे, खासकर जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पे हमले किए, उनका ट्रायल तो आर्मी एक्ट के तहत होना चाहिए। अगर वो किसी और दंगा फसाद में थे या पुलिस की गाड़ियों को जलाया या लोगों की पर्सनल प्रॉपर्टी को, ठीक है, उनके केसेस आप सिविल कोर्ट्स में कीजिए। लेकिन जिन्होंने आर्मी पे हमला किया, आर्मी पर्सनल्स के ऊपर हमला किया, उनको तो आर्मी एक्ट के अलावा कोई चारा नहीं कि आप उनको किसी सिविलियन कोर्ट में भेजें। और सिविलियन कोर्ट का हाल आपने देख ही चुका है, मुझे बताने की या रिपीट करने की जरूरत नहीं है। तो मैं ये समझता हूं दिस इज द बेस्ट ऑप्शन और इसका स्पीडी ट्रायल होना चाहिए, लोगों को इंसाफ होता हुआ नजर आए। और ये जो खान साहब जिस तरीके से आर्मी के ऊपर चढ़ दौड़े थे, ये एक इंटरनेशनल साजिश थी हमारी आर्मी और हमारे मुल्क के खिलाफ। फाइनेंशियली उन्होंने डाउन कर दिया। दूसरी चीज रह गई थी आर्मी, उसके ये पीछे पड़े हुए हैं। वरना ये जो नई रजीम है, चले पुराना ने कोई कसूर किया होगा, लेकिन इस नई रजीम ने आपके खिलाफ क्या किया कि आप सारी चीजें आर्मी चीफ के खिलाफ बोलते हैं कि जी वही है वही है वही है। अब जो कल ऑडियो लीक हुई है उसमें भी अमेरिकन कांग्रेस चलिए इस पे भी बात करते हैं। साबिर साहब का तजज़िया पे जानते हैं, क्योंकि खान साहब ने तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अहाते में जब सहाफियों से बात कर रहे थे, जब वो इंटरव्यूज हैं जो उन्होंने गैर मुल्की इदारों को दिए हैं, उसमें नाम ले चुके हैं बाकायदा आर्मी चीफ पर उन्होंने इल्जाम लगाया। तो साबिर साहब ये जरा बताइएगा, इस पर रोशनी डालिएगा। और ये अगेन जो सिविल कोर्ट्स हैं जिसके बहुत ज़्यादा कुछ सियासतदान हामी भी हैं कि इन फौजी अदालतों के अंदर या आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई ना हो, फिर ये भी आपको बताया जाता है कि जी इनको फौजी अदालतें ना कहें, इनको स्पेशल स्टैंडिंग कोर्ट्स कह दें, बट जो भी नाम दे लें कार्रवाई यहीं पर होगी, वो लोग जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं। बाकी सिविल कोर्ट्स का तो अभी जैसे मोहसिन बेग साहब ने कहा कि आपने हाल देख ही लिया है, वहाँ पर तो जजेस के आपस में इख्तलाफात हैं। स्पीडी ट्रायल जो है उसका कहीं पे नामो निशान आपको नज़र नहीं आता कि केसेस वहाँ पे जाते भी हैं। सो इट माइट टेक एजेस। इनफैक्ट बात यह है कि हर एक अमल होता है, फिर रद्द-ए-अमल होता है। ये सारी जो कशीदगी सिलसिला शुरू हुआ, ये हुआ था रजीम चेंज ड्राइंग रूम में बैठ के जो फैसले किए गए वहाँ से शुरू हुआ और आज तक ये चल रहा है। लेकिन बदकिस्मती से हम तारीख से कोई सबक नहीं सीखते। हम कोई ना कोई पुराना स्ट्रेटजी पेपर निकालते हैं और उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं आज के हालात पर, और हम नहीं देखते ये 60s नहीं है, ये 70s का दौर भी नहीं है, ये 90s का दौर भी नहीं है, 80s का दौर भी नहीं है, लेकिन हम उसको अप्लाई करना शुरू कर देते हैं। 9 मई को 2 वाक़यात हुए। एक वाक़या हुआ इस्लामाबाद हाई कोर्ट, खिड़कियां तोड़ी गई, शीशे तोड़े गए, दरवाजे तोड़े गए। उस इक़दाम को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने गैर कानूनी इक़दाम करार दे दिया। उस इक़दाम के खिलाफ चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने कहा, हुक्म दिया हुआ है कि उसकी FIR दर्ज की जाए। उसकी फुटेज चोरी हो चुकी है इस्लामाबाद हाई कोर्ट से। और उसके बाद दूसरा उसका अमल का रद्द अमल इधर आता है। उसमें अब ये जो जब मामला पता कब खराब होता है, मामला उस वक्त खराब होता है, एक क्राइम होता है ना, मोहसिन बेग साहब को भी पता है, ब्रिगेडियर हारिस साहब को भी पता है, जब क्राइम होता है,
अगर उसकी FIR सिर्फ उन्हीं लोगों पे दर्ज कर दी जाए जिन्होंने वो क्राइम किया है, ये हमारे देहातों में भी यही है, ये हमारा कल्चर है, तो बड़ा केस फिट होता है। लेकिन जब आप उस क्राइम का सहारा लेते हुए उस FIR में आप 3 असल आदमियों के बजाय कोई 500 आदमी और दाखिल कर लें, तो वो फिर FIR पॉलिटिकल हो जाती है। इसीलिए अदालतों से उनको सजाएं भी नहीं होती। इस वक्त भी ये औरत देखें, बेसिक जो बात है उस पर किसी को कोई एतराज नहीं है कि जो कुछ हुआ वो गलत हुआ। अब उस गलत होने की वजह से मुकदमा सिर्फ उन पे दर्ज होना चाहिए। फिर ये जो फौजी अदालतें, फौजी कानून जो है, ये ना पहले कभी इसके दूरस असरात मुरतब हुए ना अब हुए। इनको सिविल ट्रायल करें, पता चल जाएगा। फिर ये है कि दूसरी जानिब से जो आ रही हैं चीजें कि जनाब हमारी भी ये चीजें हैं, कुछ ऑडियोज, कुछ वीडियोस, कुछ फुटेजेस दूसरी साइड से भी आ चुकी हैं, उनको भी तो कंसीडर करना चाहिए। ये तो नहीं हो सकता कि आप एक साइड को बिल्कुल बंद कर दें और सिर्फ दूसरी साइड पे आप ये करें। चौधरी एतजाज अहसन साहब, सरदार लतीफ खान खोसा साहब और बहुत से बेशुमार माहिर कानूनदान जो क्रिमिनल केसेस को समझते हैं, वो बहुत सारे सवालात उठा चुके हैं। उन सवालात का जवाब तलाश करना जरूरी है। राइट, ब्रिगेडियर साहब, योर टेक ऑन दिस। ऑब्वियसली जो मिलिट्री कोर्ट्स की हम बात करें, आर्मी एक्ट के तहत और ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत जो कार्रवाई है, उस पर ऑब्वियसली 2 आरा हैं। बहुत सारी सियासी जमातें जो PDM में शामिल हैं, जो हुक्मरान जमातें हैं जो इस चीज़ को सपोर्ट करती हैं। विद इन दोज पार्टीज इवन आपको ऐसे पॉलिटिशियंस नजर आ रहे हैं जो उसके अगेंस्ट पहले भी रहे हैं और अब भी हैं, उसके खिलाफ बात कर रहे हैं। सेकेंडली, ये जो अभी साबिर शाकिर साहब ने कहा कि बहुत सारी ऑडियोज जिसका हम जिक्र कर रहे हैं, अब जुडिशल कमीशन बन भी गया है, तो वो कह रहे हैं कि जी दूसरी तरफ की ऑडियोज जो आई हैं उनको भी देखा जाए। आपको वाकई लगता है कि ये जो TORs अभी तक सामने आए हैं, जिस पर खान साहब ने तो खैर एतराज़ किया ही किया है, लेकिन ये चीज़ें वाकई इस तमाम मामले को कि कहीं पर भी अगर सियासतदानों का, कुछ इदारों का कहीं कोई नेक्सस है, जिस तरह अभी कोर्ट्स के हवाले से हुकूमत जो है वो उन पर खुल के इल्ज़ाम लगा रही है, एक विजिबल हमें वॉर जो है वो नज़र आती है, कि ये चीज़ें नज़र आएंगी आपको लॉजिकल कंक्लूजन तक पहुँचती हुई? देखें सादिया, नंबर 1 बात है कि पहले जो मिलिट्री कोर्ट्स की बात है, मुझे समझ नहीं आता है कि इमरान खान तो हमेशा यहाँ पर लाइव कहता रहा हूँ कि आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें। आपने जब से रजीम चेंज हुई, आपकी हुकूमत हटी है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस में, आपने थ्रू आउट मिलिट्री एस्टैब्लिशमेंट को टारगेट किया, जिसमें जाफर, मीर सादिक, उसके बाद एनिमल न्यूट्रल होते हैं, फिर बाजवा का कोर्ट पासर होना चाहिए, फिर सर्विंग एक 2 स्टार जनरल की बातें होती रही, और फिर उसके बाद डायरेक्ट अटैक चीफ ऑफ स्टाफ प्रेसिडेंट जनरल असम्बली पर बात होती रही। सो आई वुड से कि जिस आप हाई पिच पे लेकर गए हैं इस पर नैरेटिव को, उसकी कल्बिनेशन जो है ना वो 9th में होगी, जब लोगों के दिलों में, अपने यंगस्टर्स के दिलों में खास तौर पे आपने भर दिया कि कहीं फौज है जो आपके खिलाफ और आपके पीछे के खिलाफ बात कर रही है, जो कि नहीं होना चाहिए था। आप सियासी लड़ाई सियासी लड़ते तो आज आप बहुत आगे निकले होते। इसके साथ फिर आप मिलिट्री कोर्ट्स की बात ही देखिए, आई स्टिल फील कि जो इसमें प्लानर्स और एग्जीक्यूटर्स हैं मेन, उनके खिलाफ आपको कार्रवाई है वो मिलिट्री कोर्ट में करें, ताकि इट शुड एक्ट एज अ डेटरेंस, बट नॉट मैनी दे शुड बी वेरी फ्यू सेलेक्टिव, ताकि ये लोगों के लिए एग्जाम्पल हो। बट अदर्स, ज़्यादातर जो पोलिटिकली मोटिवेटेड केस होते हैं पोलिटिकली रिजॉल्व होते हैं, जो बच्चियाँ अरेस्टेड हैं, जिनको आई फील कि उनके 1-2 बच्चे हैं छोटे, वो अरेस्ट हुए हैं, इनको मेरे ख्याल में गवर्नमेंट को सॉफ्ट टर्न करके देर पाकिस्तानी, उनको बेशक आप तंबीह करें, पेरेंट्स से बॉन्ड लें, एफिडेविट लें और उनको रिलीज कर दें। दिस व्हाट आई पर्सनली रहा। जजेस की बात देखें, जजेस की बात ये कि इट इज़ ऑल प्रेशर। नंबर 1, आई स्ट्रांगली ऑब्जेक्ट के आपने हुकूमत ने कैसे काजी फायदीसा को और आपने 2 जजेस को आपने डिटेल किया विदाउट द कॉन्सेप्ट ऑफ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान। तो मेरे ख्याल में ये हमेशा असूल होता है कि आप लिखते हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान को कि जी हमें एक सुप्रीम कोर्ट के सीनियर जज और 2 हाई कोर्ट के जज, वट एवर यू वांट कॉन्स्टिट्यूशन में भेजें, लेट हिम डिसाइड एंड प्रेजेंट इट। और ये ऐसे इसका मतलब ये कि आहिस्ता आहिस्ता, जैसे पहले हमने एक हुकूमत कर रही है, आधा दर्जे को कॉर्नर कर रही है, ना एक और वही एक प्रैक्टिस है। नंबर 2, उसमें बात है कि जो तरीका है, जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है इसके अंदर, वी नो इट
किसने पिक्चर ये वीडियो बनाई, ठीक है, क्यों बनाई, हाउ दे इंटरव्यूड द प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन, ये सारे टीआर में डालें। और मेरे ख्याल में काजी फायद ईसा इज अ वेरी अपराइट जेंटलमैन एंड सिनियर मोस्ट जज जो है फॉर दैट, सो ही विल नॉट लिसन टू गवर्नमेंट, he will decide what he feels best out of the inquiry। तो ये चीजें हमें देखनी, लेकिन हुकूमत की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि अदलिया को आप स्ट्रॉन्ग करें, उनके डिसीजन को इम्प्लीमेंट करना हुकूमत वक्त का काम होता है। इट इज नॉट लाइक दिस सुप्रीम कोर्ट पास कर देगा ऑर्डर तो कौन इम्प्लीमेंट करेगा। आई वुड ब्लेम कि ये अगर इस तरह करेंगे तो मुल्क में लॉ एंड ऑर्डर बिल्कुल टोटल तबाह के रह जाएगा। आम लोग भी अदलिया के या लोअर कोर्ट से फैसले मानने से इनकार कर देंगे, वो कहेंगे कि अगर आपको नहीं करते तो हम भी इस कोर्ट का ऑर्डर नहीं मानते। ठीक है, ये पुलिस का और एग्जीक्यूटिव का काम करने का नहीं माने, बिल्कुल सही है। अच्छा, ये बात सही है। अच्छा, इस पे आते हैं जरा, ये जो जुडिशरी के हवाले से बातें हैं, पहले मोहसिन बेग साहब आपके पास क्या इस हवाले से इंफॉर्मेशन है? आई एम श्योर आपको पता होगा, ये जो आजकल कुछ मुलाकातों के हवाले से खबरें हैं इस्लामाबाद में और उस पर बहुत सारी स्पेकुलेशंस हो रही हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट से इमरान खान साहब की जिस अंदाज में गिरफ्तारी होती है, फिर उस पर जो सीजे इस्लामाबाद हाई कोर्ट का एक ऑर्डर, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का एक ऑर्डर, आपको लग रहा है कि ये उसमें मुलाकातों के अंदर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस का ना होना, इन 5 जजेस का बंदयाल साहब से, काजी फायद ईसा साहब से अलग अलग मिलना, ये मामूल की मुलाकातें थी या इसकी कोई अहमियत है? सादिया, एक बात तो मैं अभी आपके सवाल का जवाब देता हूँ। ये ऑडियो लीक्स के ऊपर आपने जो कमीशन की बात की है, ब्रिगेडियर साहब भी बात कर रहे थे जी, साबिर शाकिर ने भी बात की। देखें, पहली बात तो है कि किसी पार्टी ने, इमरान खान ने आज तक उन ऑडियोज को जाली करार नहीं दिया, एक बात। और ये जब प्राइम मिनिस्टर थे तो इनके इंटरव्यूज सोशल मीडिया पे मौजूद है। इन्होंने कहा कि मुझे पता है और मैं चाहता हूं कि वो रिकॉर्डिंग करें, इनको पता है कौन कर रहा है। और ये उस वक्त उसको डिफेंड कर रहे थे। आज टेबल जरा टर्न हो गई है तो कह रहे हैं मेरे TOR डालने। दूसरी बात, तो ऐसे हालात में मैं ये समझता हूं कि अगर कोई शख्स लॉ के ऊपर चले तो उसके ऊपर लॉ ही के तहत बात होनी चाहिए। अगर कोई लॉ को खुद वायलेट करता है फिर कानून काहे का? ये सारी गवर्नमेंट कानून ढूंढ रही है, ये कानून है ही नहीं है। अगर वो वायलेट कर रहे हैं तो आपको भी उसी तरह ही चलना है। अब मैं आप बात मुकम्मल कीजिएगा, साथ ये मोहसिन बेग साहब ऐड भी जरा कर लें। बड़ी मुझे हंसी भी आती है कि कुछ जराए से जब खबरें आती हैं तो पता चलता है कि जनाब वो कोर्ट के ऑफिशियल्स जो हैं वो बता रहे हैं कि वो जजेस साहिबान जो है वो नई इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जो बिल्डिंग बनी है जिसने कल से ऑपरेशनल हो जाना है, उसके लिए कोई दावतनामे देने गए थे। बेग साहब देखें ये दावतनामे जजेस नहीं देने जाते, जस्टिस साहिबान नहीं देने जाते। मकसद ये है कि हमारा मजाक बना दिया गया। वैसे भी हम माशाल्लाह 140 नंबर पे, हमसे पीछे कोई 1-2 मुल्क ही रह गए। जुडिशरी का ये हाल है। और जो आप जिस तरीके का बिहेव और एक्ट कर रहे हैं, ये मुल्क की कोई खिदमत नहीं आप कर रहे। और आपने जितनी वायलेशंस खुद लॉ की हैं और सुप्रीम जुडिशियल काउंसिल में जो भी रेफरेंस जाता है वो सुना ही नहीं जाता। मैं क्विकली जरा साबिर शाकिर साहब आपकी मुस्कुराहट की वजह जान लूं और फिर मैं ब्रेक पे जाऊंगी। साबिर शाकिर साहब, ये है जी कि जो नक्शे कोहन तुमको नजर आए मिटा दो, और ये सब कुछ हो रहा है। और बहरहाल मेरा ख्याल है ये 14 मई का उन्होंने फैसला दिया हुआ है। चूंकि उन्होंने फैसला अनाउंस करना था, चूंकि उनका फैसला रोका जाना था, चूंकि वो काबू नहीं आ रहे, और इसलिए मेरा ख्याल है कि अब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और बाकी जजों को भी उसी कैटेगरी में डाल के फारिग कर देना चाहिए। बात यह है, सिंपल सी बात है कि इंक्रोचमेंट हो गई है, बहुत ज्यादा इंक्रोचमेंट हो गई है। और जब इंक्रोचमेंट एक हद तक तो बर्दाश्त हो जाती है, जब वो एक खास हद से आगे चली जाए तो फिर पॉसिबल नहीं है। अगर हम आला तरीन अदालतों के फैसलों को भी तस्लीम नहीं करेंगे, अदालतें इलीगल करार देती हैं एक कस्टडी को, वो बाहर निकलते हैं, आगे गाड़ी तैयार है, उस गाड़ी में बिठा के ले जाया जाता है। ये 1 दफ़ा नहीं 3 दफ़ा हो चुका है और मुख्तलिफ लोगों के साथ हो चुका है। आम जो इस वक्त जुडिशरी है वो आइन से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है, वो आइन को फॉलो कर रही है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान वो बता चुकी हैं कि हमने आइन को फॉलो करना है। 90 दिन का मतलब 90 दिन है। और
उसके बाहर हम नहीं जा सकते। तो ये सारा तनाज़ा जो है वो सारे का सारा 90 दिन तो गुजर गए, 14 मई भी गुजर गई, वो हाँ यही गुजर गई ना। अब अगेन ये जो इस वक्त वेव चलती है ना, अब 23 तारीख है, सुप्रीम कोर्ट ने 23 तारीख रखी हुई है, मुकर्रर की हुई है, और फिर वही 14 मई का केस है। तो पिछले 3 दिन से आप देख लें जो कुछ जुडिशरी के साथ हो रहा है। और फिर एक और बात भी बताएं कि ये जो ऑडियोज रिकॉर्डिंग होती है ये बवक्त ज़रूरत क्यों काम आती है? ये सब कुछ ये उस दिन क्यों काम आई जिस दिन 14 मई पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इलेक्शन अनाउंस सुप्रीम कोर्ट ने टेकअप किया इस इशू को। जब वो हियरिंग शुरू हुई तब ये सारा सिलसिला क्यों शुरू हुआ? फिर ये है कि अगर ऑनरेबल जज, फिर आपने मोहसिन बेग साहब कह रहे थे कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल तो है ही, किसी जज का एहतसाब ही नहीं किया। जस्टिस कासिम फायद ईसा साहब का गया था रेफरेंस तो सुप्रीम कोर्ट में गया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया कि ये मेलाफाइडी है, ये जो कुछ किया गया बदनीयती पर मबनी है, इसलिए उसको साइड पे रख दिया। इफ्तिखार चौधरी साहब के खिलाफ रेफरेंस गया, उस पर भी सुप्रीम कोर्ट फुल कोर्ट जस्टिस अहमद साहब की सदारत सरबराही में हुआ, उन्होंने भी कहा कि ये मेलाफाइडी है, बदनीयती है, इसके पीछे मोटिव कुछ और थे। अब भी ये सारा जो कुछ हो रहा है, जो एक तजलील की जा रही है ऑनरेबल जजेस की, और जो शहराए दस्तूर दफ़ा 144 उस दिन किधर था जिस दिन सारे के सारी हुक्मरान इत्तेहाद 14 जमाती हुक्मरान इत्तेहाद सुप्रीम कोर्ट के बाहर पुलिस की हिफाजत में वहां पे आए और सरकार की हिफाजत में वहां से गए, वो 144 किधर था? वो धमकियां जो दी गई, से एक दिन पहले 144 था तो उस दिन 144 कहा गया था। मुझे एक ब्रेक के लिए जाना है। आपने जो भी 14 मई के पंजाब के इंतखाबात की सुप्रीम कोर्ट का फैसला है, जो तारीख उन्होंने अनाउंस कर रखी है, उसकी ज़ाहिर है इलेक्शन कमीशन की पिटीशन है उसके खिलाफ जिस पे समाअत अब 23 को होनी है। अभी थोड़ी देर पहले 23 के हवाले से एक अहम बयान जो है वो साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने भी दिया है। इस पर भी ज़रा ब्रेक से वापस आकर बात करते हैं, जिसमें उन्होंने कहा है कि 80% इम्कानात हैं कि 23 मई को मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा। इस पर बात करते हैं एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। 9 मई के बाद से, जैसे हम पहले भी बात कर चुके हैं इस पे कई दफ़ा, कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बहुत सारे लोग 9 मई के इंसिडेंट्स की एक तो मुखालफत करते नज़र आते हैं, मजम्मत कर रहे हैं। गुलाम सरवर खान साहब जो हैं उन्होंने हिमायत की आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई होने की, जो लोग भी 9 मई के इंसिडेंट्स में मुलव्वस हैं। इससे पहले अगर आप देखें बैरिस्टर अली जफ़र साहब, वो भी इस किस्म का बयान दे चुके हैं कि आर्मी एक्ट के थ्रू कार्रवाई होनी चाहिए उन लोगों पर जो डायरेक्टली मिलिट्री तनसीबात पर हमले में मुलव्वस हैं, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने का ऐलान कर रहे हैं, कुछ ऐसे हैं जो बिल्कुल सियासत से ही दस्तबरदार होते चले जा रहे हैं। और आज उसमें एक ऐसा नाम जो है वो आफ्ताब सिद्दीकी साहब का सामने आया है, जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कराची के सदर थे, और ये उन लोगों में शामिल थे जो कि जिनकी वीडियोस हैं ऑन रिकॉर्ड। अभी आपने थोड़ी देर पहले देखा भी होगा, मुख्तलिफ चैनल्स पे वो वीडियोस भी चल रही हैं, जो लोगों को इंसाइट कर रहे थे उस दिन कि आप अटैक करें और किस तरीके से करें। तो इन्होंने सियासत ही छोड़ दिया उसके बाद। ये वजह, पहले हारिस नवाज साहब इस पर बताइएगा कि जिस तरीके से लोग बाहर निकल रहे हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ रहे हैं, इस पर खान साहब का जो बयान है या खान साहब का जो क्लेम है वो ये है कि ये दबाव के तहत कर रहे हैं, और ये सारा का सारा इस साजिश की एक कड़ी है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को किसी ना किसी तरीके से ख़त्म करना है, लोगों को तोड़ना है और उसके बाद इलेक्शंस की तरफ जाना है। देखिए, इमरान खान साहब की यही प्रॉब्लम है कि हर बात में वो डालते हैं कि कोई ना कोई इसमें इन्वॉल्व एस्टेब्लिशमेंट का। वाइकल के जिन के खिलाफ ये चीज़ें हुई हैं, उनके खिलाफ मुकदमे बन रहे हैं, और वो इस प्रेशर को बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं कि अंदर 6 महीने में अदालतों में चक्कर लगाने पड़ेंगे, जिसकी वजह से वो भी फ़िलहाल तो मेरे ख्याल में सियासत छोड़े, कुछ से वो फिर किसी और पार्टी में या किसी पार्टी में सियासत में आ जाएंगे। तो दिस कैन बी द रीजंस। आप ये देखेंगे, इसमें अपनी गलती देखें, आप अच्छे भले पार्टी, इतनी स्ट्रॉन्ग पार्टी लेके चल रहे थे, मुज़ाकरात भी हो रहे थे। आप अगर ये जो 14 दिन के लिए टोटल रिमांड होता है, अगर वो आप नेक्स्ट टेस्ट में थे, आपकी बेल हो जानी थी। Why did you go for this option जिसमें आपने अपनी पार्टी का, अपने लोगों का, अपनी पॉलिटिकल पार्टी के लोगों को कितना नुकसान किया? तो इसकी वजह यह है कि आप केसेस जो बन रहे हैं वो तो सिविल गवर्नमेंट है, पंजाब गवर्नमेंट है, वो ये कर रही है, केपी की गवर्नमेंट है,
जो आपने खुद छोड़ दी और आप देख रहे हैं कि आपको कितनी तकलीफ उसके बारे में हो रही है। तो गलतियां आपको जो की हैं उसको आप सही अंदाज में बात करें कि यस, इसका फ़ायदा जो है आई वुड से कि जो भी एपिसोड हुए, मैंने गलतियाँ की हैं, आर्मी कंट्रोल गए, उसका फ़ायदा प्रॉपर तरीके से PMLN और उस पर पंजाब गवर्नमेंट उठा रही है, पंजाब गवर्नमेंट के थ्रू वो कर रहे हैं। ये नहीं होना चाहिए। तो अभी भी मैं ये कहता हूँ कि इन चीज़ों को आपको ज़रूर देखना है कि नाइंसाफ़ी किसी नहीं करें, जो बेगुनाह है उनको अनसक्सेसफुल नहीं करें, क्योंकि ये काउंटर प्रोडक्टिव होगा। यही लोग जिनके बच्चे भी आपने पकड़े हुए हैं और वो बैठे, क्या ये आपको आप भी जाएंगे उसके बाद क्या वो आपको ही वोट देंगे या वो आप आपसे ज़्यादा वो खिलाफ हो देंगे? ये एक लम्हा फिक्र जरूर सोचें इस बारे में कि ये पाकिस्तानी बच्चे हैं, पाकिस्तानी लड़कियां हैं, और जिन लोगों ने सजाएं की हैं बिल्कुल उनको सजा देनी चाहिए। और ये खास तौर पे वांटेड टू टेक देम टू मिलिट्री इंस्टीट्यूशन, आपने ये आप PMLN की तरफ क्यों नहीं लेके गए, हुकूमत की तरफ क्यों नहीं लेके गए? मुझे इस बात की समझ नहीं आती। यही मैं कहता हूँ कि आपने खुद ब खुद अपना इनिशिएटिव आपने PMLN PDM के हाथ में दे दिया कि नाउ दे आर ऑन ड्राइविंग सीट एंड यू आर फाइटिंग राइट एंड लेफ्ट, आप पीछे धक्के लगा रहे हैं, मूव करें। तो ये गलतियां आपको नहीं करनी चाहिए थी। अभी भी मैं कहता हूँ वक्त है, आप ये एस्टैब्लिशमेंट को ड्रैग करना छोड़ दें, आप सियासी लड़ाई सियासी तरीके से करें और ओपनली कहें कि वी आर रेडी फॉर डायलॉग, वी वांट टू सिट डायलॉग। जो भी हो रहा है कानूनी कार्रवाई इरादा है आप करें ताकि एक प्रोसेस चले। इलेक्शन तो होने हैं, इलेक्शन के लिए मुज़ाकरात हो रही हैं, जितनी लड़ाइयाँ हो जाए तो नाउ इज द टाइम थिंक ऑफ इट। फौज के हवाले से, एस्टैब्लिशमेंट के हवाले से ये तो एक ऑब्वियसली फिजिकली अटैक करना उनकी इंस्टॉलेशंस को एक चीज़ है, बट उससे पहले भी साल हो गया हम एक नैरेटिव तो देख रहे हैं जो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ मुसलसल बन रहा है, और वो फिर करते करते 9 मई पे उसका अंजाम जो है वो वहाँ तक पहुँच जाता है। लेकिन इस पर मोहसिन बेग साहब मुझे बताइए कि ये जो खान साहब इस चीज़ को, मैंने अगेन वही जो पहले भी बयान इनका बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 23 मई को वो कहते हैं कि 80% इम्कानात हैं कि मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। इस चीज़ को उन्होंने जोड़ा कि उनकी पार्टी ख़त्म करने की साजिश हो रही है, -1 फॉर्मूला की तरफ जो है वो लेकर जाया जा रहा है, और उस वक्त इलेक्शंस में जाएंगे जब यकीन हो जाएगा कि मेरी पार्टी में लोग ही नहीं है, और अगर अभी इलेक्शंस हो गए तो उनको पता है कि भाई 2/3 अक्सरियत तो मेरी है। देखें सादिया, बेसिकली जैसे अभी हारिस साहब कह रहे थे, ये जो सारा कुछ किया है इन्होंने अपनी पार्टी के लोगों से मुशावरत नहीं की, और पहले कौमी असम्बली से रिजाइन करके 123 सीटें छोड़ के चले गए और फिर अपनी दोनों गवर्नमेंट्स खत्म कर ली। अब ये जो कह रहे हैं जी 23 मई को मैं शायद अरेस्ट हो जाऊं, ये पैरानॉइड आदमी है। इसको हर वक्त लगता है कि फलां शख्स मुझे मारने आ रहा है और फलां शख्स ये करेगा। ये पिछले 1 साल से यही बयानिया है कि मुझे मार दिया जाएगा या मुझे अरेस्ट कर लिया जाएगा। भाई अरेस्ट तो आपने जो जुल्म ढाए लोगों पे, उन बेगुनाह लोगों को मेरे समेत आपने जेलों में भेजा, और अगर आपके ऊपर कोई बेगुनाह, या मैं समझता हूं कि कभी भी किसी को गलत केस में अरेस्ट नहीं करना चाहिए। और दूसरी बात, जैसे वो अभी ब्रिगेडियर साहब फरमा रहे थे कि किसी गलत बंदे को जो 9 मई के वाकये में अगर पुलिस से कहीं गलती या पकड़ दकड़ पुलिस कर लेती है ऐसी चीजें, वो मेक श्योर किया जाए कि किसी गलत शख्स को सजा ना हो। बिल्कुल बिल्कुल। और दूसरी बात यह है कि ये पैरानॉइड होना कि जी 23 को मैं गिरफ्तार हो जाऊंगा, भाई कोई आप दुनिया के पहले बंदे हैं, आपने अपने दौरे हुकूमत में क्या नहीं किया। और फिर वो जो इतना पैरानॉइड आदमी कहता है खौफ के बुत तोड़ दो, हकीकी आजादी, और खुद सर पे कूड़े वाली बाल्टी रख के कोई इंसान ये कर सकता है? कोई अल्लाह के दीन पे बिलीव करने वाला शख्स, और जिसका हमारे दीन में है कि मौत बरहक है, आप फौलाद के कपड़े पहन के आ जाएं, आप सिर पे 2 बाल्टियां रख लें, मौत आनी है तो वो आ जानी है। अल्लाह पे भरोसा और तवक्कुल होनी चाहिए। लोगों को दर्स और देता है, खुद अमल क्या करता है वो आप देख लीजिए। अब ये उस दिन भी व्हील चेयर पे था और रेंजर्स ने कैसे पकड़ के इसको भगाना शुरू किया और भाग रहा था। तो ये जो चीजें हैं किसी लीडर को जेब नहीं देती हुई गुफ्तगू कर रहा है, और अभी भी ये सिंपैथी गेन करने की कोशिश कर रहा है। ये सिंपैथी इस तरह गेन नहीं होती। एक और चीज भी जो आप लोगों के आगे रखना चाहूंगी कि देखें, इस वक्त
अगेन पहले भी हम ये कई दफ़ा बात कर चुके हैं कि लोग जो हैं वो इमरान खान साहब की ऑडियोज़ आ जाएं, वीडियोज़ आ जाएं, जो मर्ज़ी चीज़ें हो जाएं उनके हवाले से, अगर ठोस शवाहिद भी उनके ख़िलाफ़ हैं तो लोग जो हैं वो इस वक्त नहीं मान रहे। शायद यही वजह है कि खान साहब को यकीन है कि मेरी 2/3 मेजॉरिटी जो है वो मुझे मिल जाएगी। दूसरी चीज़ ये कि आपने देखा है अमेरिका के हवाले से एक जो नैरेटिव था अमरीकी साजिश का, वो तो उनकी कल की जो ऑडियो सामने आई है उसके बाद शायद वो नैरेटिव हमेशा के लिए खुद ही उन्होंने दफन कर दिया है। बट एट द सेम टाइम जो आर्मी चीफ को लेके भी मुसलसल उनकी स्टेटमेंट्स तब्दील हो रही हैं, उसमें जो यू टर्न्स आ रहे हैं, उनका नाम लिया फिर कहा कि नहीं मैं उनसे अच्छे ताल्लुकात चाहता हूँ, मैं आ गया पावर में तो मैं उनको नहीं हटाऊंगा, उनको डीनोटिफाई नहीं करूंगा, फिर दोबारा नाम ले दिया कि नहीं वही है सब कुछ कराने वाला। फिर अभी थोड़ी देर पहले एक ट्वीट कर दिया कि ये बिल्कुल गलत बात है कि जब वो डीजी आए थे तो वो मेरी अहलिया के कुछ करप्शन के उनके खिलाफ सबूत लाए थे तो इसलिए मैंने हटा दिया। हालांकि वी ऑल नो फॉर अ फैक्ट कि ये हुआ था, इसको आप डिनाई नहीं कर सकते, बट ही डिनाइड। तो बेग साहब इस पे ज़रा आप कुछ कहना चाह रहे हैं तो बताइएगा, फिर मैं आगे साबिर शाकिर साहब से इस पर तज्जिया जानूँ। देखिए सादिया, कुछ लोग ऐसे लाइफ में होते हैं जो खुद नुमाई में वो समझते हैं कि मैं जो सोच रहा हूँ और देख रहा हूँ वही हकीकत है। ऐसा नहीं है। ये कहाँ से 2/3 मेजॉरिटी लाएगा। और दूसरी बात है कि 2018 से ज्यादा इसकी पॉपुलरिटी आज नहीं है। उस वक्त भी एटीएस बंद किया, उसके बावजूद कि आपने टेलीफोन टावर्स बंद किए तो इसको 36 सीटें दी और फिर भी गवर्नमेंट नहीं बन रही थी तो मांगे तांगे इधर उधर से पकड़ के इसकी गवर्नमेंट बनाई। अब ये कहता है कि जी मैं बड़ा पॉपुलर हूं, जो कि ये अमेरिकन कांग्रेस वुमेन को बता रहा था। भाई पॉपुलैरिटी आपकी होगी लेकिन आप कहां से 2/3 मेजॉरिटी जीत के आ जाएंगे? 99% और आप कह रहे हैं कि मैं आ गया तो इस आर्मी जी। अब आप देख लीजिए कि ये शख्स मुंह पे झूठ बोलता है और अपनी हर बात को खुद डिनाई करता है। कोई और मुझे करने की जरूरत नहीं है, आपको करने की जरूरत नहीं है। तो मकसद ये है कि जो शख्स अपने बात किए हुए पे एक दिन भी खड़ा नहीं रहता उसको हमने लीडर मान लिया और उसकी लीडरशिप तब खुल गई जब वो पावर में आया और उसका फाशिस्ट ज़हन जो था वो लोगों ने देखा कि उसने अपने अपोनेंट्स के साथ किया क्या। वो तो तनकीद बर्दाश्त नहीं कर सकता। अब अपनी बारी आई है तो मैं सिर्फ इसको एक ही पैगाम देता हूं कि भाई घबराना नहीं है, कोई ऐसी बात नहीं है, घबराओ मत, थोड़ा इंतजार कर लो। आपने जो किया है वो आपको भुगतना तो पड़ेगा। लेकिन एक चीज जिस पे थोड़ा वो बोन ऑफ कंटेंशन है, आई थिंक वो जो मुलाकात चाह रहे हैं वो मुलाकात नहीं हो रही, वो पैगामात जो है ना उनका जवाब नहीं आ रहा। और वो तो खुद आई थिंक असद उमर साहब की उस बात से आया है जिसमें उन्होंने कहा था कि आर्मी चीफ और खान साहब को ज़रा एक कमरे में बंद कर दें और इनको गिले शिकवे दूर कर लेने दें। लेकिन बहरहाल ये जो यूएस वाला साबिर शाकिर साहब नैरेटिव खान साहब ने बनाया, साइफर, उसके बाद फिर लोगों के नाम लिए, उनके लोगों से जब बात करते हैं तो ना डोनाल्ड लू का नाम आता है उसमें, ना साइफर की कहानी आती है उसमें, सिर्फ ये आता है कि जी बाजवा ने मुझे हटा दिया, मैं पॉपुलर था और आप मेरी मदद करें। ये वो खातून हैं कांग्रेस की जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी से जिनका ताल्लुक है, जिनकी वहाँ पर हुकूमत है, ये कोई अपोजिशन पार्टी से ताल्लुक रखने वाली खातून नहीं है। सो आपको नहीं लगता कि ये वाला नैरेटिव खान साहब ने तो खुद ही दफन कर दिया है? देखिए मसला ये है कि ये रास्ता दिखाता कौन है हमें? हम पाकिस्तानी है ना सारे, हमें ये रास्ता कौन दिखाता है? हम क्यों मजबूर हो जाते हैं कि अमेरिकन के पास जाएं, ब्रिटिश के पास जाएं, यूरोपीय यूनियन के पास जाएं, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के पास जाएं, इंटरनेशनल ह्यूमन राइट्स ऑर्गेनाइजेशन को अपील करें? क्यों जाते हैं? मैं अभी देख रहा हूँ पाकिस्तान मुस्लिम लीग मरियम नवाज साहिबा का खत मेरे सामने पड़ा है जो उन्होंने चाइल्ड अफेयर्स इस्लामाबाद अमरीकी सफारतखाने को लिखा कि हमारे साथ ये जुल्म हो रहा है, ये ज्यादती हो रही है। तो ये रास्ता हम क्यों दिखाते हैं? अगर हम आइन के तहत चलें और तमाम इदारे अपनी आइनी हदूद और क़यूद में रहें और डेमोक्रेटिक जो नॉर्म्स हैं उसको लेकिन उस वक्त याद है ना टीवी पे बैठ के सब उनको गद्दार कहते थे, देखें ये उनसे मदद मांग रहे हैं, तो खान साहब का ये अमल कैसे फर्क है? सुने, बात ये है कि उस वक्त हमने सेक्रेटरी खारजा को ट्रायल करना था जिन्होंने ये साइफर भेजा था, आपको मालूम, उनको गिरफ्तार करके उनको ट्रायल करना था। तो वो आज सेक्रेटरी खारजा हैं जो उस वक्त वो हमारे एम्बेसडर थे, तो वो ट्रायल क्यों नहीं किया? अब तो हुकूमत आ चुकी है, वो ट्रायल करना चाहिए, गिरफ्तार करना चाहिए था। बात ये है कि इनफैक्ट जब आप पाकिस्तान में हम चार बैठे हैं, हमें चारों को हकीकत का इल्म है,
लेकिन हम चारों को हकीकत का इल्म होने के बावजूद हम पूरी बात नहीं कर सकते। ये है फैक्ट। और ये चीज़ें होती हैं जब किसी भी मुल्क में इंसानी हकूक़ की पामाली हो। इमरान रियाज खान किधर हैं? और मीडिया इस वक्त कितना है? 10,000 सियासी कैदी गिरफ्तार है इस वक्त जेलों में। ये क्या नॉर्मल सिचुएशन है? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इमरान खान साहब की सूबाई काबीना, फेडरल काबीना सारी जेलों में है। क्या ये नॉर्मल सिचुएशन है? क्या ऐसा होता है? ह्यूमन राइट्स वायलेशन की बात हम कर रहे हैं अमेरिका से, मतलब जो सर फहरिस्त है इस वक्त ह्यूमन राइट्स की वायलेशन में। एंड सेकंडली जी मुकम्मल कीजिए, फरमाइए। सादिया किससे बात करें? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान फैसलों को नहीं माना जा रहा, हाई कोर्ट के फैसलों को नहीं माना जा रहा। मेरे सामने ये एक है, मैं देख रहा था, एब्डो जनरल अयूब खान साहब के जमाने में। साबिर शाकिर साहब, आप देखें, आप सही कह रहे हैं। आप कह रहे हैं कि यहाँ पे हमारी बात नहीं सुनी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को नहीं माना जा रहा है। तो क्या मतलब आप उस अमेरिका से जाके बात करने लग जाएंगे जिसके हवाले से आपने कहा कि ये तो हमारी हुकूमत निकालने वालों में से शामिल हैं, इन्होंने तो हमारी हुकूमत निकाली, आप जाके वापस उन्हीं से मदद मांग रहे हैं? या तो आपको फिर रियलाइज हो गया कि आप उस वक्त झूठ बोल रहे थे, अमेरिका पे आपने गलत इल्जाम लगा दिया था। सादिया सुने, ड्राइंग रूम में बैठ के किसने कहा अमेरिकन को किसने बताया कि ये जनाब आपके हाथों से निकल रहे हैं, ये तो एक मल्टी डायमेंशनल फॉरेन पॉलिसी लेके आ रहे हैं? ये किसने बताया? उसके ये कुछ बहुत ज्यादा हकायक मौजूद हैं। ये कौन कह रहा था? उनको कौन बता रहा था? ये इलेक्शन ईयर था ना? कौन सी मल्टी डायमेंशनल? नहीं, कौन सी वाली? मुझे नहीं समझ आई ये बात, क्योंकि हमें तो ये बताया कि मैं रूस चला गया था, मैं रूस के साथ जो है वो सस्ता तेल लाना था यहाँ पे, मैंने पाकिस्तान में, तो अमेरिका को चीज अच्छी नहीं लगी, तो अमेरिका ने फिर साजिश कर दी कि ये तो हमारे हाथों से निकल रहा है, तो अमेरिका ने मुझे निकाल दिया बाजवा के साथ मिलके। जी, बाजवा साहब, उनको किसने, अमेरिकन को कौन बता रहा था ये सारी बातें? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूँ, अमेरिकन को किसी ने तो बताया था ना, डोनाल्ड ट्रम्प को किसी ने तो कोई बात की होगी, इसके बाद ये सारा कुछ हुआ। उसके बाद बिलावल भुट्टो हमारे वजीर खारजा जाते हैं उधर और वो बताते हैं जाके कि नहीं, वो स्टेट पॉलिसी थी। हाँ। रशिया जाना स्टेट पॉलिसी थी। लेकिन इधर उसी दिन इस्लामाबाद में एक कॉन्फ्रेंस होती है, सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस, उसमें जो यूक्रेन पॉलिसी को, जो पाकिस्तान की जो ऑफिशियल पॉलिसी है उसके अगेंस्ट बात की जाती है। बाजवा साहब ने उनके अगेंस्ट बात की, एक अपना अलग स्टेटमेंट था। ये ऑन द रिकॉर्ड है। बाजवा साहब ने जाके वहां कहा कि हम, चलें मैं एक सेकंड, ठीक है, देखिए इसमें थोड़ा कंफ्यूजन ये आ रहा है ना। खान साहब ने खुद अवाम को ये बताया, जो मैं ये समझना चाह रही हूँ कि ठीक है, आप लोगों ने एक पहले पॉलिसी बनाई कि जी रशिया का विजिट होना है, फिर आप कहते हैं बाजवा साहब ने उससे हटके एक बयान दे दिया। पर मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि खान साहब ने तो हमें बताया था कि रशिया से सस्ता तेल और गैस में लेने गया पाकिस्तान के अवाम के लिए, इसलिए वो चीज़ अमेरिका को जो है बुरी लग गई। मुझे बेग साहब, आई एम श्योर आप जवाब देना चाह रहे हैं, हारिस नवाज साहब से भी मैंने बात करनी है, लेकिन मुझे एक बहुत क्विक ब्रेक के लिए कहा जा रहा है, मैं ब्रेक ले लूँ, वापस आके इसको यहीं से कंटिन्यू रखते हैं। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। जो यूएस के हवाले से हम बात कर रहे थे, अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड देखें सामने, सो हमेशा से मुख्तलिफ ममालिक के अंदर अपने अपने इंटरेस्ट को प्रमोट करने के लिए ऐसे लोगों को ढूंढा जाता रहा, ऐसे लोगों को बनाया जाता रहा, पावर में लाया जाता रहा कि जो आपके अपने मुफादात को जो है वो आगे लेकर चल सकें। सो अब खान साहब अगर अमेरिका से मदद मांगते हैं, हारिस नवाज साहब, सो क्या उन्होंने क्या कहा होगा कि आपके खिलाफ एक बयानिया बनाया, मुझसे गलती हो गई, मैं उस चीज़ को वापस लेता हूँ, लेकिन ये सूरत हाल है तो अब आप मेरी मदद कीजिए, तो उनको क्या फिर बदले में कुछ एश्योरेंसेस भी दी होंगी, बिकॉज देयर इज़ नो सच थिंग एज अ फ्री लंच? देखें, बात यह है कि आप पहले अमेरिका की बात करते रहे, साइफर की बात करते रहे, आपने बहुत कुछ कहा अमेरिका को कि हम गुलाम नहीं हैं, हम उनकी बात नहीं सुनेंगे, और फिर नाउ यू आर आस्किंग द सेम पीपल कि मुझे हेल्प करें। आई वुड से कि व्हाई डू यू लुक इनवर्ड? आप अपने मुल्क में अपने सियासतदानों से बात करें, यहाँ पर ईगो ख़त्म करें। जैसे भी आपका एतराज़ है कि जो वो PMLN के लोग हैं, उन्होंने चोरी की है, वट एवर उन्होंने आप पे इल्ज़ाम लगाए, बट देन यू हैव टू रिजॉल्व द इशू पॉलिटिकली।
जब फौज से कह रही कि वी ए पोलिटिकल, जब अब इस वक्त किसकी जिम्मेदारी है? समबडी हैज टू कम फॉरवर्ड। वो काम होता है गवर्नमेंट का। गवर्नमेंट और हुकूमत और पार्टी भी ऑपोजिशन बैठे, अभी भी वक्त नहीं गुजरा। देखें, वी आर हेडिंग टुवर्ड मोर ट्रबल। आपके सामने इकोनॉमी, आपके सामने सियासी गैर से काम, आपके सामने मुल्क के हालात, इकोनॉमिक कंडीशन में लोगों का हाल क्या होता है किसी को नहीं पता। आपने देखे कितने असेंबली के सेशन हुए हैं, ज्वाइंट सेशन हुए, कैबिनेट की मीटिंग हुई है, ओनली अदलिया, इमरान खान, पार्लियामेंट पास हो रहा है। किसी ने अवाम की भलाई के लिए एक लफ्ज़ की बात की है, चाहे पार्लियामेंट में चाहे कैबिनेट में। और ये उनको सूट करता है कि जी इतने हालात खराब हो जाए। जो इमरान ने तो ऐसी ज़बरदस्त उसकी मर्दी की चाल चली है कि वो उनको फ़ायदा हो गया, आपको सोचे समझ बगैर नुकसान हो रहा है। तो आप अपने मुल्क में शासन में बैठे, यहाँ बात करें, डोंट आस्क एनीवन आउटसाइड। इंटरनल जो आपका मसला है खुद रिजॉल्व करें, बैठे, अभी भी वक्त है। आई वुड से गो एंड से ओपन डेट होगा कि जी आए हम बात करने के लिए तैयार हैं, लेट्स सिट डाउन एंड वर्क आउट करने इलेक्शन कब कराने क्या कराने। लेकिन आप ये फॉरेन मदद की छोड़ दें, ट्रस्ट इन योरसेल्फ। आपकी गवर्नेंस, आपकी लीडरशिप, आपकी डिलीवरी ऑफ मैनिफेस्टो शुड बी सच दैट पीपल ऑफ पाकिस्तान शुड नेवर लुक टुवर्ड मिलिट्री एंड दे शुड लुक टुवर्ड योर लीडरशिप। दैट इज व्हाट इज नीडेड नाउ। असल चीज़ तो हुई कि पार्लियामेंट जो है और स्पेशली नेशनल असम्बली, बाकी आपकी सूबाई असम्बलियाँ जहाँ पे अवाम के इलेक्टेड नुमाइंदे मौजूद होते हैं। खान साहब ने, हम डे वन से ही कह रहे हैं, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली नहीं एग्री भी करते, लेकिन खुद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर लोग मौजूद हैं जो मानते हैं कि हाँ उस वक्त हमें लगता था सही है, लेकिन गलत डिसीजन हुआ कि आपने अपनी स्पेस खुद ही छोड़ दी। नेशनल असम्बली से आप बाहर आ गए, अपनी 2 हुकूमतें जो हैं वो ख़त्म कर दी। आज अगर होते तो ज़्यादा बेहतर और मजबूत पोजीशन में होते, लेकिन अभी जो मोहसिन बेग साहब लाहौर हाई कोर्ट का फैसला आया, उसके बाद जो 72 MNAs हैं के लिए वापसी की राह हमवार हुई है। लेकिन बहरहाल उनको वापस कहा गया कि स्पीकर कौमी असम्बली से जाके आप राब्ता करेंगे। तो आपको लगता है कि स्पीकर साहब जो है वो उनको आने देंगे, जो कि बहुत सारे लोगों को लगता है कि होना चाहिए कि वो आए बैठे नेशनल असम्बली में, ताकि थोड़ी चीज़ें जो हैं वो बेहतर होना शुरू हो सियासी एतबार से? जी सादिया, देखें उस वक्त भी इनका डिसीजन गलत था, और जब ये गवर्नमेंट में आए तो अपोजिशन जितनी भी थी इन्होंने, मैंने पहली बार देखा ये कुछ 7वीं 8वीं पार्लियामेंट में देख रहा हूँ पाकिस्तान में कि गवर्नमेंट, सिटिंग गवर्नमेंट जो है वो पार्लियामेंट को चलने ना दे। और इन्होंने जो लोग रखे हुए थे गाली गलोच वाले, उन्होंने पार्लियामेंट का माहौल ऐसा बनाए रखा 3.5 पौने 4 साल के, उसको चलने नहीं दिया। अब जब ये चीजें होगी कि आपकी पार्टी ने खुद आप पे नो कॉन्फिडेंस किया, आपके लोगों ने, और पूरी दुनिया में जो हमारी टाइप की जमहूरियत हैं उनमें वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस पार्लियामेंट का हिस्सा है। लंदन में आप देख लीजिए 12 गवर्नमेंट चेंज हुई, और जो सिटिंग पार्टी होती है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वही लाती है अपनी गवर्नमेंट के खिलाफ। यहाँ पे लॉबी चेंज हो गया, उन्होंने कहा जी वोट गिना नहीं जाएगा, बंदे डिस्क्वालीफाई, मतलब जजों ने तो हद की। अब आप देखें खान साहब, रजीम चेंज हुई, 123 सीटें छोड़ के भागे बाहर की तरफ। अब जो डिसीजन आया, पहली बात तो यह है कि हाई कोर्ट को यह डिसीजन देना नहीं चाहिए था। ये वायलेट कर रहे हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, जिसकी शाकर साहब सुबह से शाम तक बात करते हैं। और फिर कह दिया कि जी आप जाए स्पीकर के पास। भी स्पीकर के पास आपने रिजाइन दिए थे, और आप पहले जोर लगा रहे थे हमारे रिजाइन एक्सेप्ट करो, कर लिए, अब क्यों रोते हो? मैं इसीलिए कहता हूं घबराते क्यों हो यार, इंतजार करो ना फिर चीजों का। अब आप ये देख लीजिएगा कि ये जो कुछ भी कर रहे हैं ये चलेगा नहीं। तो यानी चलेगा इसलिए नहीं, गालिब इम्कान है कि स्पीकर साहब जो हैं वो नहीं आने देंगे उनको वापस। मेरा ख्याल भी यही है। और देखें सादिया, दूसरी बात है कि तहरीक इंसाफ एक पॉलिटिकल पार्टी बनाई गई थी, उसमें बहुत से पॉलिटिशियन ऐसे थे जो खान साहब की वजह से सियासत में नहीं आए। वो पहले भी इलेक्शन लड़ रहे थे, उन्होंने बाद में भी सियासत कर दी है, उनके अबाओ अजदाद भी सियासत कर रहे थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे हैं जो सिर्फ इमरान खान की पहचान की वजह से पार्लियामेंट में आए, वो तो शायद रह जाएं, लेकिन बाकी लोग इसलिए अपनी सियासत बचाएंगे कि उन्होंने खान के बाद भी सियासत करनी है। खान को हरफे आखिर नहीं है इस पॉलिटिक्स में। तो यहाँ पे लोगों को इस तरीके से मिसयूज, अब्यूज करना। बेग साहब, साबिर साहब, ब्रिगेडियर हारिस नवाज साहब प्रोग्राम में ज्वाइन करने के लिए। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।